यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। नागरिक शास्त्र का पेपर है जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, निर्देश में क्या है, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, फिर 4 नंबर का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 10 शब्दों में देना रहता है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 27 से 30 लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1943, 1945, 1919, 1947। तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था 1945 में। ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और देखिएगा, जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था, और जापान के नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक है? बर्लिन की दीवार, अफगान संकट, वियतनाम युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक है बर्लिन की दीवार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1950, 1955, 1961, 1965। तो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी 1961 में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक प्रश्न पूछता है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो आपको बताना है 1989 में। कब गिराई गई थी? 1989 में। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी 1961 में, और गिराई गई थी 1989 में। तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सोनी, होंडा तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध किस देश से है? चीन से है, कोरिया से है, भारत से है, जापान से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जापान। पांचवा प्रश्न है, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या दक्षिण एशियाई देशों में रहती है? 30%, 35%, 32%, 20%। तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व की 20% जनसंख्या दक्षिण एशियाई देशों में रहती है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद सी नंबर हो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहलाता है? आम सभा, सुरक्षा परिषद, न्यायिकता परिषद, सचिवालय। तो संयुक्त राष्ट्र की कुंजी है सुरक्षा परिषद। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर है, निम्न में से सुरक्षा का अर्थ है? स्वतंत्रता से आज़ादी, खतरे से आज़ादी, समानता से आज़ादी, ये सभी। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो हम बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, खतरे से आज़ादी। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, बर्ड फ्लू रोग से प्रभावित होने वाला प्रधान जीव कौन सा है? बकरी है, गाय है, मुर्गी है, या फिर बिल्ली है? तो बर्ड फ्लू रोग से प्रभावित होने वाला प्रधान जीव है मुर्गी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नंबर है, अविभाजित भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565, 556, 465, 455। तो अविभाजित भारत में रजवाड़ों की संख्या थी 565। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, कांग्रेस पार्टी को एक छाता संगठन किसने कहा है? गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, पामर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पामर। कांग्रेस पार्टी को एक छाता संगठन कहा है पामर ने। यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, इनको आप तैयार करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। उत्तर आपको लगभग 10 शब्दों में देना है, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था? तो आपको सीधा सीधा बताना है, महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे था। कौन था? नाथूराम गोडसे था। और आगे जानना है तो लिख देना, वह हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित था, और उसने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद है 12 नंबर प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर आर्थिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर आर्थिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को पदभार ग्रहण किया था। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1978 में भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था? तो 1978 में भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। उन्हें 1977 में भारत का छठा राष्ट्रपति चुना गया था और उनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक चला था। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, वामपंथ क्या है? तो वामपंथ एक राजनीतिक विचारधारा है जो सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और संसाधनों के समान वितरण पर जोर देती है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका ने इराक पर हमला कब किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 20 मार्च 2003 को। अमेरिका ने इराक पर हमला 20 मार्च 2003 को किया था। दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों के नाम? भारत और पाकिस्तान। और बहुत सारे भी देश हैं, लेकिन आप 2 देश पूछा है तो दक्षिण एशिया के 2 देश हैं, भारत और पाकिस्तान। इसके बाद है 18 नंबर प्रश्न, नेपाल गणतंत्र कब बना? तो 28 मई 2008। 28 मई 2008 को नेपाल गणतंत्र बना। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्षता का अर्थ बताइए। गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी सैन्य या राजनीतिक गुट का हिस्सा न बनकर स्वतंत्र और तटस्थ नीति अपनाना, विशेष रूप से शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के गुटों से दूरी बनाए रखना। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। संपूर्ण क्रांति पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो संपूर्ण क्रांति भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसे जयप्रकाश नारायण ने चलाया था। किसने चलाया था संपूर्ण क्रांति को? जयप्रकाश नारायण ने। और कब चलाया था? 1974 में। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी और सरकारी दमन के खिलाफ जनता को जागरूक करना था। यह आंदोलन खासतौर पर छात्रों, युवाओं और समाज के अन्य वर्गों में प्रचलित हुआ। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनसंघ की विचारधारा क्या थी? भारतीय जनसंघ की विचारधारा राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक संरक्षण और हिंदू एकता पर आधारित थी। यह पार्टी भारतीय संस्कृति और धर्म को प्रोत्साहित करती थी। साथ ही यह सरकारी हस्तक्षेप को कम करने और भारतीय समाज की पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत करने की पक्षधर थी। भारतीय जनसंघ ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के बजाय राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी और भारतीय समाज में एकता का आह्वान किया। इसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति एक कृषि आंदोलन था जो 1960 के दशक में भारत में आया। हरित क्रांति क्या था? कृषि आंदोलन था और यह 1960 के दशक में भारत में हुआ। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना था, कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना था, खासकर अनाज की पैदावार। इसमें उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक और आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग किया गया। इसके परिणामस्वरूप गेहूं और चावल की उत्पादकता में वृद्धि हुई, जिससे भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। हालांकि इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव भी हुए। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को स्पष्ट कीजिए। तो 1968 की परमाणु अप्रसार संधि का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु युद्ध के खतरे को कम करना और परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग बढ़ाना था। इस संधि में हस्ताक्षर करने वाले देश परमाणु हथियारों को फैलाने से रोकने, हथियारों के सीमित निर्माण और परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कार्य करने के लिए सहमत हुए। संधि का उद्देश्य वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना था। इसके बाद 25 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य निम्न है। पहला है वित्तीय सहायता, सदस्य देशों को ऋण प्रदान करना, खासकर उन देशों को जो आर्थिक संकट का सामना कर रहे होते हैं। मूल्य स्थिरता, वैश्विक स्तर पर मुद्रा विनिमय दरों को स्थिर करना और व्यापारिक असंतुलन को नियंत्रित करना। आर्थिक परामर्श, सदस्य देशों को आर्थिक नीतियों पर सलाह देना और आर्थिक सुधारों के लिए मार्गदर्शन करना। इसके बाद चौथा है संरचनात्मक सुधार,
विकासशील देशों को संरचनात्मक सुधार के लिए सहायता प्रदान करना। आर्थिक निगरानी, वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक स्थिति पर नज़र रखना और रिपोर्ट तैयार करना। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पृथ्वी सम्मेलन जिसे 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया, पर्यावरणीय संकटों और सतत विकास के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम था। इसमें 178 देशों ने हिस्सा लिया और विश्व पर्यावरण पर मानवता के प्रभाव को संबोधित करने के लिए रियो घोषणा को अपनाया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है, उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि वैश्वीकरण भारत के हित में है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद है, शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण था। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर। इसके बाद में है 29 नंबर, महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स की भूमिका की विवेचना कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में नक्सलवादी आंदोलन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसके बाद में है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 8 नंबर मिलेंगे। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का उद्देश्य एवं इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, अथवा भारत पाक संबंध का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो अथवा करके दिया है, आपको एक करना है, लेकिन इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में गठबंधन सरकारों पर एक निबंध लिखिए, अथवा भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए नेहरू ने किन किन तरीकों का प्रयोग किया, ठीक है। तो अथवा करके दिया है, इसमें से एक करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।